वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5वां पढ़ रहे हैं। और इस लेसन का शीर्षक है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि लेखक हमें बता रहे कि वो दिल्ली में किस प्रकार से उन्होंने प्रवेश किया हूँ। वहाँ पर आकर उन्होंने उकिल आर्ट्स इस पेंटिंग क्लास से पेंटिंग सीखना आरंभ कर दिया था। फिर उन्होंने अपने जीवन के जो कठिन समय को बिताया है, इसका वर्णन वह हमें इन परिचितों के द्वारा करवा रहे थे। आगे अपने जीवन के कठिन समस्याओं के बारे में वो हमें बता रहे, तो उसको हम पाठ के अगले परिचितों के द्वारा पढ़ते हैं। लेखक बता रहे हैं कि जब वह उनका संघर्ष का जीवन आरंभ था, उस समय उन्होंने देखा कि दिल्ली में जाने के बाद उन्होंने पेंटिंग करना आरंभ कर दिया था और वह उनके मन का बहुत ही उत्साह था। जहाँ भी देखते थे वह सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता से उनको खोजने की कोशिश करते कि कौन से चीज़ों को मैं पेंटिंग में उतार सकता हूँ। फिर उनके आर्थिक स्थिति के बारे में बताते कि उस समय उनके छोटे भाई के द्वारा उनको पैसे दिए जाते थे या फिर साइन बोर्ड पेंटिंग करके वह पैसे कमाते थे। और उसी समय एक महाराष्ट्रीय सहपाठी उनके घर में शेयर पार्टनर के रूप में आ गए थे। आगे लेखक कहते हैं कि अंदर से मेरा हृदय बहुत उद्विग्न रहता था, उद्विग्न पीड़ित दुखित रहता था। यद्यपि अपने को दृश्यों और चित्रों में खो देने की मुझमें शक्ति थी, मगर अंदर से दुखी था। अब देखिए, हम बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं कि ऊपर से तो वो बहुत खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर उनके मन के अंदर इतने दुख छिपे होते हैं। उस दुखों को छिपाने के लिए वह अपने मन के ऐसे ही कुछ मन को बहलाने के लिए कुछ जो हॉबीज होते हैं उसका उपयोग करने लगते। तो लेखक ने भी यही किया कि उनके मन में इतना दुख भरा हुआ था, उस दुख को या उस दुख से बाहर निकलने के लिए वह पेंटिंग करते थे, दृश्यों या चित्रों को खो देते थे कि जहाँ पर भी उनकी निरीक्षण क्षमता बढ़ाने की कोशिश करते थे। आंखों के द्वारा, मन के द्वारा दृश्यों को देखने में लगा देते थे, जिससे कि उनके मन का दुख कम हो सके। मगर अंदर ही अंदर वह और भी दुखी हो रहे थे। क्यों दुखी थे वह? उसके पीछे का कारण भी उन्होंने बताया कि पत्नी का देहांत टीबी से हो चुका था। अब हमने देखा था जीवन परिचय में कि उनकी पत्नी का देहांत जल्दी हो चुका था। तो अपने पत्नी का टीबी के वजह से कम उम्र में ही उनको छोड़कर चली गई थी और वो उनकी यह कमी उनकी उदासीनता का कारण था, उनके दुखी होने का कारण था। इस दुख को वह बहुत भुलाने की कोशिश करते थे, लेकिन बार बार वह दुख उनके सामने आ जाता था। इसलिए वह अपने हॉबी को अर्थात अपने मन को दृश्य के माध्यमों से या चित्र निकालने के शक्ति के माध्यम से हमेशा जुटाए रखने का प्रयत्न करते रहते थे। दिल्ली की सड़कों पर अकेला घूमते रहते थे, एकदम अकेला, और बस घूमता घूमता कविताएं घसीटता, मतलब लिखने का प्रयास करते थे या स्केच घसीटता और अपनी खोली में आकर अपना अकेलापन खोकर बोर होता। तो इस प्रकार देखो, यहाँ पर इन परिषदों में लेखक उस समय के बारे में हमें बता रहे हैं कि जिस समय वो नितांत अकेले थे और यह अकेलापन उनके जीवन का दुखदायक क्षण माना गया है और ऐसे क्षण से वह बाहर निकलने में बहुत उनको कठिनाई हो रही थी। वो ऐसे अकेलेपन को या इन दुखों से बाहर निकलने के लिए वो क्या करते थे, दिन भर काम करने के बाद रात को सड़कों पर घुमा करते थे, कुछ चित्र निकालने के प्रयास करते रहते थे, कुछ कविताएं लिखने का प्रयास करते रहते। मतलब कविता लिखने का उद्देश्य नहीं होता था, सिर्फ मन के दुखों को बाहर निकालने के लिए, अपने अकेलेपन से बाहर निकालने के लिए वो स्केच और कविताएं घसीटते रहते थे, अर्थात निकालते रहते थे। अकेलापन खोकर वो फिर कमरे में चले जाते तो उनका अकेलापन उनको खाने को उठता था। मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे। अब देखिए, यहाँ पर उनके एक एक करके उनके जीवन में आने वाले व्यक्तित्व के बारे में वो हमें बता रहे थे कि एक तो उनके भाई तो उनके साथ थे ही, भले वो दूसरे स्थान पर रहते थे, लेकिन फिर उनके जो एक मित्र थे जो बीए में एक साथ पढ़ते थे, नरेंद्र शर्मा, जो अब एमए कर चुके थे, लेकिन लेखक की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। दिल्ली में एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी। पता नहीं वह कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे या कोई पत्रकारी
वसीला खोज रहे थे। अब देखिए उनके जो मित्र थे नरेंद्र शर्मा, उनके बारे में वो कहते कि मुझे पता नहीं वो एग्जैक्ट क्या करते थे। एक तरफ ऐसे दिखाई देता था कि वो राजनीति में भी इंटरेस्ट लेते हैं और पत्रकारिता में भी वो क्या कर रहे हैं, सहारा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात नरेंद्र शर्मा जो थे वो पत्रकारिता में अपना आगे का जो जीवन है वो व्यापन करना चाहते थे। तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए। अब देखिए यहाँ पर बच्चन जी के बारे में अर्थात हरिवंश राय बच्चन, इनके बारे में बता रहे। क्लास खत्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था। वह एक नोट छोड़ गए मेरे लिए। मुझे नहीं याद कि उसमें क्या लिखा था, मगर वह एक बहुत ही मुख्तसर और अच्छा सा नोट था। मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को कृतज्ञ महसूस किया। अब देखिए लेखक कहते हैं कि उसी स्टूडियो में एक बार हरिवंश राय बच्चन जी आए थे। उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने लेखक के लिए कुछ नोट एक पत्र लिखकर छोड़ दिया था। अब लेखक को बता रहे कि उसमें क्या लिखा था ये मुझे याद नहीं है, लेकिन जो कुछ लिखा था उनको पढ़कर मैं और अपने जीवन में आशावादी बन गया। और उस समय उन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को कृतज्ञ महसूस किया। अर्थात उनके उपकारों को मैं हमेशा याद रखूंगा। अगर उस समय उन्होंने मुझे वो प्रोत्साहन नहीं दिया होता तो आगे के जीवन में मैं कभी सफल नहीं हो पाता। अब देखिए लेखक ने यहाँ पर नहीं बताया है कि बच्चन जी इन्होंने उनको क्या लिखा होगा। तो क्या लिखा होगा अगर हम अनुमान लगाते हैं तो उन्होंने बच्चन जी इन्होंने लेखक को साहित्य के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहन दिया होगा कि लेखन कला तुम्हारी इस साहित्य में तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है, तुम्हारे इंतजार में है। तुम इस कला में इस साहित्य क्षेत्र में आ जाओ। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख है उन दुखों से तुम कभी ना कभी बाहर आ जाओगे और दुखों से ही सामना करना मनुष्य का असली जीवन होता है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रोत्साहन लेखक को मिला होगा और उन शब्दों को पढ़कर, उन पत्रों को पढ़कर लेखक को अपने जीवन में आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिला। इसीलिए तो उन्होंने लिखा है कि मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने आप को कृतज्ञ महसूस किया। लेखक आगे कहते हैं कि मेरी बहुत ही बुरी आदत है पत्रों का जवाब न देना। चाहे सैकड़ों जवाब बाज पत्रों के मन ही मन लिख कर हवा में सांस के साथ बिखराता रहूं कई दिनों तक। अब देखिए लेखक कहते कि बच्चन जी उन्होंने जो उनको पत्र लिखा था लेखक को उनको जवाब देना था, लेकिन वह अपने इस बुरी आदत के बारे में बताता है कि मैं किसी पत्र का कभी जवाब नहीं देता था। चाहे मैं मन में बहुत सारे विचार सोच के रखता था, लेकिन कभी मैंने पत्र लिखकर किसी को भेजा नहीं। तो मेरे इस मौन की उपलब्धि मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी, अंग्रेजी में अफसोस। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैंने उस समय बच्चन जी इन्होंने जो मुझे प्रोत्साहन दिया था उसके कृतज्ञता में मैंने एक कविता जरूर लिखी, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं दिखाई। और वह उपलब्धि, यह जो उनकी रचना है उसमें कृतज्ञता के भाव व्यक्त हुए हैं। और वह कविता जो लिखी है, कवि कहते कि वो मैंने अंग्रेजी में लिखी, हिंदी में नहीं। अब वह अफसोस भी बयां कर रहे हैं कि अंग्रेजी में क्यों लिखी। अब यहाँ पर अंग्रेजी में लिखने में अफसोस क्यों व्यक्त करे, इसको हम अगले परिच्छेदों में जब इसका जिक्र आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। तो लेखक कहते कि अंग्रेजी में अफसोस, एक सोनेट, वह भी अतुकांत मुक्त छंद में उफ, मगर उनको लिख लेने के बाद मैंने अपना जवाब उनको गोया भेज दिया। अब देखिए सोनेट भी एक कविता लिखने का एक छंद का प्रकार है, जो जिसे हम मुक्त छंद कहते हैं या अतुकांत छंद कहते हैं, कि छंद के विरहित लिखी गई कविता है। तो उस समय उन्होंने वो सोनेट कविता छंद का एक प्रकार में वो कविता लिख दी और वहां पर भेज दी। कई महीने निकल गए और घटना चक्र से मैं देहरादून आ गया। अब देखिए अब तक लेखक कहाँ पर थे, दिल्ली में थे, लेकिन जैसे जैसे वो प्रसंगों का सामना कर रहे थे, उनके समय वो बहुत कठिन थे, उस दुखों से, उन पीड़ाओं से वह बाहर नहीं निकल पा रहे थे और इसीलिए वह फिर देहरादून आ गए। अब देहरादून आने के पीछे कारण था कि एक तो उन अकेलेपन से वो उभर नहीं पा रहे थे और देहरादून में उनके ससुराल वाले लोग रहते थे, जिसके लोगों के बीच में रहकर वो अपने दुख को कम कर सके।
अपनी ससुराल की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगा और अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत में लिखे नुस्खों को पढ़ सकने को ही गई। उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा चरण जी उकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल दी थी। मेरे सौभाग्य से, अब देखिए लेखक ने अपने देहरादून लौटने के कारण दो बताए। एक तो जिन उकील स्कूल से वह पेंटिंग सीख रहे थे वहां के जी गुरुवर श्री शारदा चरण जी, इन्होंने देहरादून में भी एक पेंटिंग क्लास खोल दी थी और दूसरी देहरादून में उनके ससुराल वाले लोग रहते थे, तो वो अपने अकेलेपन को फिर से कम करने के लिए वहां पर आ चुके थे। मेरे सौभाग्य से यह मेरे देहरादून लौटने का बहाना था। वह बंद हो गई तो मैं अक्सर सोचता कि कविता और कला की दुनिया में जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही थी, किसी से उसे गरज नहीं और अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है। अब मैं कहाँ हूँ। अब देखिए लेखक कहते हैं कि जब उकील पेंटिंग क्लास देहरादून में आई, लेकिन तब तक तो उन्होंने अपना दिल को बहला लिया, लेकिन जब वह बंद हो गई तो बंद होने के बाद लेखक सोचता था कि कविता और कला की दुनिया में अब तक मेरी एकांत दुनिया ही रही थी। मतलब देखो वह कविता लिखते तो थे, लेकिन अब तक वह साहित्यिक क्षेत्र में नहीं आए थे। वह सिर्फ अपने मन के भावों को, अपने मन के दुखों को, अपने मन के पीड़ा को व्यक्त करने का साधन मात्र ही थे। अब वो सोचते थे कि किसी से उसे गरज नहीं है और अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है। अब मैं कहाँ हूँ। मेरी आंतरिक दिलचस्पियों से किसी को दिलचस्पी नहीं थी और मैं मुंह खोलकर कुछ नहीं कह सकता था किसी से। अब देखिए लेखक का स्वभाव कैसा था कि वो ज्यादा घुल मिल नहीं जाते थे। वो अपने दुखों को, अपने मन के भावों को किसी के सामने व्यक्त करना नहीं चाहते थे और वो व्यक्त भी नहीं कर पाते थे। उनको ऐसा लगता था कि सामने से आकर लोग मुझे पूछे, मेरे दुखों का कारण पूछे, मेरे कला के बारे में पूछे, लेकिन कोई लेखक सोचते कि दिलचस्पी किसी को उनके कविताओं में या उनके आंतरिक दुखों से किसी को दिलचस्पी नहीं थी। अपने से बड़ों का, गुरुजनों का अदब लिहाज, उनके सामने मुंह न खोलना शायद मेरी घुट्टी में पड़ा था। अब देखिए वो कहते हैं कि मेरे संस्कारों में ही पहले से ही मुझे ऐसे सिखाया गया था कि गुरुजनों से मान सम्मान से बात करो, तमीज से बात करो, कि बड़े लोगों के सामने ज्यादा बकबक मत करो, मुंह नहीं खोलना चाहिए। ये शायद मेरे संस्कार पहले से ही अपने अंदर आए हुए थे। अपनी बहुत सी आंतरिक एकांतिका का मैं अभ्यासी तो हो ही गया था, मगर अंदर से बहुत खिन्न और दुखी था। अब देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि आंतरिक एकांतिक मतलब अकेलेपन से, मेरी आंतरिक अकेलेपन से अब तो मुझे उसकी आदत सी पड़ गई थी, लेकिन उसकी वजह से मैं अंदर से और भी खिन्न और दुखी हो रहा था। लेखक आगे कहते हैं कि अपनी बहुत ही आंतरिक एकांतिका का मैं अभ्यासी हो गया था। एकांतिका का अर्थ होता है अकेलेपन से, तो आंतरिक अकेलेपन से का मुझे अभी आदत हो गई थी, मगर अंदर से मैं बहुत खिन्न और दुखी था और परिस्थिति के साथ सामंजस्य से बैठने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए लेखक कहते हैं कि एक तरफ मेरा अकेलापन और दूसरी तरफ आर्थिक परिस्थितियां और फिर इस प्रकार के सारी समस्याओं और उलझनों से मैं घिरा हुआ था। करते हुए जहां तक हो सकता था मैं करने का प्रयास कर रहा था। ऐसे में न जाने क्यों एक दिन वही सोनेट मैंने बच्चन को पोस्ट कर दिया। बच्चन गर्मियों की छुट्टियों में सन 1937 में देहरादून आए हुए थे। ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे हुए थे। इत्तेफाक देखे कि यही अब जो डॉक्टर ब्रजमोहन गुप्त मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके थे, देहरादून में ही आए थे। ब्रजमोहन के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले और एक दिन मेहमान भी रहे। अब देखिए लेखक कहते हैं कि ऐसे ही अकेलेपन से मैं और दुखों पीड़ों से मैं घुट रहा था और उसी समय मैंने अपना सोनेट बच्चन जी को भेज दिया और बच्चन जी ने वो सोनेट पढ़ा भी होगा और उसके बाद इत्तेफाक से वह देहरादून में आ गए। इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। बहमो गुमान, भ्रम का अनुमान, तरंग लहर, टिस्सी वेदना पीड़ा, चुनाचे इसलिए, शेर गजल के चरण, बगौर गौर से ध्यान से, बेकार रोजगारहीन, उद्विग्न अशांत, खो देना मन बहला देना, घसीटता लिखता, संलग्न शामिल, वसीला जरिया सहारा, कृतज्ञ
उपकार को याद रखने वाला। उपलब्धि प्राप्ति मिली हुई, व्यक्त करती, कहती या प्रकट करती हुई। सोनेट यूरोपीय कविता का एक छंद जिसका प्रयोग हिंदी कवियों ने भी किया। उपलब्धि प्राप्ति मिली हुई, व्यक्त करती, कहती या प्रकट करती हुई। सोनेट यूरोपीय कविता का एक छंद जिसका प्रयोग हिंदी कवियों ने भी किया है। गोया मानो, महारत कुशलता, नुस्खा इलाज के लिए लिखी गई दवाएं। इमारत वाक्य, अदब लिहाज, शर्म संकोच, घुट्टी में पड़ना, स्वभाव बन जाना। एकांतिका एकाकीपन, अभ्यासी आदती, खिन्न परेशान और उदास, इत्तिफाक संयोग से। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि लेखन अपने दुखों से, एक अकेलेपन से पीड़ित थे और उसी समय बच्चन जी से उनका सहयोग से उनका। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि लेखक अपने उस परिस्थिति से जूझ रहे थे और ऐसे में बच्चन जी से उनकी मुलाकात होती है। आगे भी लेखक हमें बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।